2 मिनट में बहुत फुर्ती में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन लास्ट वीक में जब स्टार्ट किया था तो कम्युनिकेशन देखा था। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि यदि मुझे अपनी बात किसी को कहनी है तो किसी भी मीडियम का यूज करके, माध्यम का यूज करके मैं अपनी बात को बताता हूँ, अपने आइडियाज को, थॉट्स एंड आइडियाज को सामने वाले को बताता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ। दैट मींस इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक सेंडर बोलने वाला या इंफॉर्मेशन भेजने वाला, एक रिसीवर जो सुनने वाला है ना, बिना बोल के सुनने वाला कोई नहीं है और केवल बोल रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा या कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तीसरा, इन दोनों के अलावा एक मीडियम की भी जरूरत पड़ती है। मीडियम इसलिए क्योंकि आपकी बात को पहुंचाने का एक जरिया जरूर होना चाहिए। यदि हम बोल के बात पहुंचा रहे हैं दैट कम्स अंडर द वर्बल कम्युनिकेशन, और यदि कोई लिख करके ऐसा कुछ भेज रहे हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमने देखा था कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात है, हम इंफॉर्मेशन जो भेजते हैं वो 3 से 4 तरीके से भेजते हैं। या तो वॉइस से भेजते हैं, डेटा से भेजते हैं, लिख करके भेजते हो तो डेटा का यूज करते हो, इमेजेस का यूज करते हो या फिर वीडियोस का यूज करते हो। यही 4 तरीके यूज करते हैं, डेटा, वॉइस, इमेज और वीडियो। डेटा, वॉइस, इमेज और वीडियो, इन चारों से तरीके से जब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? इन सबको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ही बारे में, इसीलिए हमें उन सिग्नल्स के बारे में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे काम करता है, कैसे उस पर प्रोसेसिंग होती है, कैसे उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इन चीजों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारा सारा काम सिग्नल्स के साथ ही हो रहा है। यदि अब लेटर बॉक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या किसी और चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका की यूज हम कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो अपने सिग्नल्स भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं, अपने कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? सिग्नल्स की हेल्प से करते हैं, इसीलिए हम सिग्नल्स की बात करते हैं। फिर हमने सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन देखा, कितने प्रकार के सिग्नल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था इवन एंड ऑड सिग्नल। यदि y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बन रही है देन इट इज इवन सिग्नल, मिरर इमेज नहीं बनती है तो देन इट इज ऑड सिग्नल। मैथमेटिकली f of minus t is equal to f of t, then it is even, और f of minus t is equal to minus f of t, then it is odd। फिर इसके बाद हमने देखा था कौन सा सिग्नल देखा था हमने? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल का मतलब है कि यदि सिग्नल के एम्पलीट्यूड की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं तो वो एनालॉग सिग्नल कहलाएगा, और फाइनाइट वैल्यूज हैं तो वो डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। फिर देखा था हमने कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट में हमने ये देखा कि यदि सिग्नल आपके दो पॉइंट, टाइम के दो पॉइंट्स के बीच में, यदि हमने एक्स एक्सिस की बात कर ली जो कि टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस पर यदि हमारा सिग्नल दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, इस t1 और t2 के बीच में हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे मैं इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट को मेंशन कर दूं, हर पॉइंट पर यदि सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, हर पॉइंट पर सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो उनको हम कहेंगे क्या? कंटीन्यूअस सिग्नल। लेकिन यदि ऐसा कुछ बीच में हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिग्नल की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू नहीं आ रही है, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट, है ना, डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट। तो आपका एनालॉग और डिजिटल एम्पलीट्यूड एक्सिस पर बताता है कि एम्पलीट्यूड एक्सिस पर माइनस से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक यदि इनफाइनाइट वैल्यूज जा रही है देन इट इज एनालॉग। और आपका कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टाइम एक्सिस पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई थी, इवन ऑड हो गया था, एनालॉग डिजिटल हो गया था, कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट हो गया था। नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल इज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक। पीरियोडिक सिग्नल, अब ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, ठीक है। हर सिग्नल पीरियोडिक और अपीरियोडिक में से कोई एक तरीका हो सकता है ना।
या तो पीरियोडिक होगा या फिर अपीरियोडिक होगा। मैंने पहले भी बोला था कि जब हम इस तरीके का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो या तो पीरियोडिक होगा या फिर अपीरियोडिक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर है? पीरियोडिक और अपीरियोडिक कैसे होता है? कोई भी सिग्नल हो, दुनिया का कहीं भी का कोई भी सिग्नल हो, सिग्नल हमने क्या देखा था, व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ टाइप ऑफ वेव दैट इज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। t और f ऑफ t के बीच में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, एक वेव हो गई। इस वेव में ये तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? एक होता है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक होता है इसका एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है इसका टाइम पीरियड, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। यदि आपसे पूछा सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, तो ये आपके सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इसके अलावा एक फेज एंगल भी होता है, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये तीन चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको मालूम है, किसी भी सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाना है, उसके चारों ओर चक्कर लगाना है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, कोई चलना शुरू करता है, उसके चारों ओर राउंड लगाता है, तो एक पॉइंट वैसा ही आएगा कि वो जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पर वापस आएगा। आया ना? यस और नो? ऐसा वेव्स के साथ भी होता है। क्यों? बेसिकली ये जो हम टाइम एक्सिस बोल रहे हैं ना बच्चों, ये जो टाइम एक्सिस है, ये जनरल, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये टाइम एक्सिस है। लेकिन जब हम किसी भी वेवफॉर्म को डिफाइन करते हैं ना, यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t, ये लिखूंगा। हाँ या ना? यस सर। ओमेगा t मिलकर के क्या बनता है? एंगल थीटा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है vm sin थीटा, ऑनलाइन वाले, ठीक है, vm sin थीटा। मतलब कुल मिलाकर के यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो साइन की वेवफॉर्म है और उसके साथ ये क्या आ रहा है? एंगल। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है या जिसको हम टाइम एक्सिस की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या है? एंगल। एंगल कहां से मिलता है? ये फिर सर एंगल है तो टी क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइम पर बेस्ड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज डिफाइंड। जैसे हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो ये सप्लाई आती है, पावर सप्लाई, लाइट वगैरह की जो सप्लाई आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है, 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, कम्युनिकेशन सिग्नल में जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है। 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁻9-10 तक पहुंच जाती है कहानी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम इज एंगल, मतलब अल्टीमेटली ये एंगल है, लेकिन उसमें से फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट फिक्स है, तो हमारे पास वेरी करने के लिए क्या बचा? केवल टाइम। भाई समझो, जो थीटा है, ठीक है, जो एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। इसमें से ओमेगा यदि हमने फिक्स कर दिया कि 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब बचा क्या? थीटा यदि वेरी होना होगा, इस पे ये फिक्स हो गई, तो अब क्या केवल वेरी हो सकता है? टी। तो इसीलिए हम केवल टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये चीज है क्या? ये चीज है आपकी एंगल, ठीक। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल की अभी बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल पर्टिकुलर एंगल कब बनता है? किसी भी सर्कुलर पाथ में बनता है, यस और नो? यहां से चलना शुरू किया, बी पॉइंट तक पहुंचा, ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगा? इसका एंगल। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा?
एंगल कहलाएगा। यस और नो? है ना? तो ये एंगल कहलाएगा। ये एंगल पूरा यहां से लेकर के यहां तक कितना आएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? ठीक। इसी तरह से जब हम यहाँ पर साइन की वेवफॉर्म बनाते हैं तो ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं, यहाँ पर ये 360 डिग्री पर आते हैं। मतलब जहां से ए से चलना शुरू किया, घूम के वापस कहां आ गए? उसी पॉइंट पर आ गए। ये हर वेव में होता है, ये चीज हर वेव में होती है। इसको कहते हैं वन साइकिल ऑफ द वेव। जहां से चलना शुरू किया, 0 से चलना शुरू किया, ठीक है, मतलब 0 से चलना शुरू किया, एम्पलीट्यूड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां पर आए, फिर यहां से नीचे बढ़ता गया, यहां पर आए, दिस इज 0, वापस इस 0 पे आ गए। दैट मींस ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। तो जहां से चलना शुरू किए वहां से घूम करके उसी पोजीशन पर यदि हम आ गए, देन इट इज कॉल्ड वन साइकिल। ठीक है, एक चक्कर। अब फिर सवाल ये होता है कि सर 0 से चल के 0 पे ही आना था, तो ये बीच वाला 0 पे हमने एक साइकिल क्यों नहीं लिया? ठीक है, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक साइकिल का मतलब ये है कि जब उसके आगे से शुरू, उसके आगे एक चक्कर को पार करके फिर से आगे बढ़ना शुरू करो तो सेम पाथ ट्रेवल होना चाहिए। ठीक है, सेम पाथ ट्रेवल होना चाहिए। मतलब क्या था, यहाँ हो क्या रहा था देखा जाए बेसिकली तो, कि जैसे आपसे बोल रहा था इस बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाना है, आपने यहां से 0 से वैल्यू बढ़ती गई, इस जगह पे भी 0 आ गया, इस जगह पे 0 आ गया, यहां से बढ़ता गया फिर कम होते गए, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने यहाँ इसको एक साइकिल नहीं बोला, क्यों? क्योंकि यदि इसके आगे जाएगा तो पाथ दूसरा है, पाथ अलग है। ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पर 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आगे आप फिर से भी जाएगा तो उसी पाथ पे जाएगा जहां से वो चल चुका है। मंदिर की परिक्रमा सिंपल एग्जांपल है इस चीज का। ठीक है, कहीं भी गए हो मंदिर परिक्रमा लगाई है? नहीं लगाई? लगाइए। क्या करते हो, जहां पर मूर्ति रहती है वहां से घूम करके वापस आते हो, उसको एक परिक्रमा बोलते हैं। ठीक है, जब उस आधी परिक्रमा में पीछे जाके खड़े हो जाते हो, वहां पर यदि 0 आ रहा है तो उसके आगे वापस जब तक पूरा नहीं होगा एक चक्कर नहीं कहलाएगा। इसलिए इस पॉइंट पर आकर हम एक चक्कर कहते हैं, वन साइकिल। तो यहां से, क्योंकि अब इसके आगे का यदि पाथ आप फिर से देखोगे तो इसके आगे वैसा ही बनेगा जैसा यहाँ बना हुआ है ये। ठीक है, इसके आगे का रास्ता वैसा ही होगा जैसा कि ये ट्रेवल इसने यहाँ तक किया है। ये और ये देखो एक जैसा है। यस और नो? तो इसको कहेंगे वन साइकिल। किसको? ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है ना? अब एक चक्कर लगाने में मान लो 5 सेकंड लगेंगे, एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड लग गए। ठीक है, ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे भाई। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, दैट इज 5 सेकेंड्स। अब चूंकि टाइम रिक्वायर्ड है, एक सेकंड एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, है ना? तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या है? एक तरह का टाइम। टाइम पीरियड एक तरह का क्या है? टाइम। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो अब एक टाइम, एक चक्कर को पूरा करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 सेकंड, है ना? तो नंबर ऑफ साइकिल्स
इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, कोई बता पाएगा? 5 सेकेंड में एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1/5। यस और नो? यस और नो? अब एक टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, ये क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। एग्री? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर वाले बच्चे हो, है ना, मेगा, गीगा, टेरा, किलो, है ना, ये सब यूनिट्स नहीं होती, ये सिर्फ 10 रेज़ टू पावर्स होती हैं। जैसे 10 रेज़ टू पावर 3, उसको हम क्या बोल देंगे? किलो। अब वो किलोमीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है ना, किलो सेकंड्स भी हो सकता है। 10 रेज़ टू पावर 6 क्या बोल देंगे? मेगा। मेगा मीटर भी हो सकता है, मेगाग्राम भी हो सकता है, मेगा सेकंड्स भी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है। मेगा 1 मेगा हर्ट्ज बोल रहे हैं, मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है। तो इसी तरह से मिलीमीटर भी जब बोला जाता है ना, एमएम मींस मिलीमीटर, मतलब मिली मतलब 10 रेज़ टू पावर -3, तब वो मिलीग्राम है तो 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम्स हो जाएगा। मिलीमीटर है तो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स हो जाएगा। तो ये सिर्फ 10 की पावर का नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक। अब अगला सवाल ये आता है, सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपने 2-2 टी लगा दिए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे सारे बच्चों को कंसीडर करते हुए चलना है। ठीक है। सर आपने ये बता दिया, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ हम स्मॉल टी लिख रहे हैं और ये कैपिटल टी लिख रहे हैं। दोनों टाइम है, दोनों में फर्क है क्या? बहुत फर्क है। कोई भी एक वेवफॉर्म की बात करोगे, ठीक है, कोई भी एक वेवफॉर्म की बात करोगे, लिखने वाली चीज के लिए समय दूंगा, लिखने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है। अब ये है आपकी ओरिजेंटल एक्सिस, जिसको कि आप टाइम एक्सिस कह रहे हो। इसका मतलब है टाइम की हर एक कंटीन्यूअस वैल्यू, 0 सेकंड पर कितना, 1 सेकंड पे कितना, 2 पे कितना, 3 पे कितना, 4 पे कितना, 5 पे कितना, 6 7 8 9 10, ऐसा हर एक पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, ये बताने के लिए हम स्मॉल टी का यूज करेंगे। ठीक है। और कैपिटल टी 1 सेकंड, मतलब मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सेकंड पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 14 सेकंड्स पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 सेकंड्स। हम पूछेंगे सर स्मॉल टी कितना हुआ? स्मॉल टी की कोई एक वैल्यू नहीं है। स्मॉल टी हर एक पॉइंट पर लिखी हुई वैल्यू है। टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, जैसे हम कह रहे हैं 2 सेकंड पर इस वेव की वैल्यू कितनी है, जैसे 2 सेकंड पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड, मान लो 5 वोल्ट है। 3 सेकंड पर मान लो 8 वोल्ट है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा स्मॉल टी की वैल्यू, स्मॉल टी की कोई एक वैल्यू नहीं है। स्मॉल टी जब एम्पलीट्यूड आपका 5 वोल्ट है, उस कंडीशन में स्मॉल टी 2 सेकंड्स है। जब एम्पलीट्यूड आपका 8 वोल्ट है, उस केस में स्मॉल टी आपका कितना है? 3 सेकंड्स है। क्लियर? टाइम पीरियड समझ में आया सबको? ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में हाँ ना लिख करके बताओ भाई। ऑफलाइन वाले आप लोगों को क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक। अब पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक की बात करते हैं, जो कि हमारे इसका एग्जैक्टली
मतलब है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब ये है कि यदि आपका कोई सिग्नल, इफ सिग्नल repeats its values after a specific time period, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बाद यदि आपका सिग्नल पुरानी वैल्यूज को रिपीट करता है तो वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक कहलाएगा। ठीक है, पीरियोडिक कहलाएगा यदि किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद वैल्यू को रिपीट करता है तो। यस और नो? यस यस। और यदि नहीं रिपीट करता है तो वो अपीरियोडिक कहलाएगा। कैसे? दिस इज अ वे, मैं एक से ज्यादा साइकिल्स बनाता हूं, है ना? 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। ठीक है, फिर इधर 5 पाई बाय 2, दिस इज 4 पाई, नहीं 3 पाई, दिस इज 7 पाई बाय 2 एंड दिस इज 4 पाई। यस और नो? यस। ऐसे ही होता है। यस। जो 0 पर वैल्यू है, अब हर पॉइंट पर हम वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 5, मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं -5। ठीक है, अब हर पॉइंट पर चेक करते हैं। 0 पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है? f ऑफ t की वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू 0 पर f ऑफ t की वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू 0 पर f ऑफ t की वैल्यू कितनी है? अरे सामने देख के नहीं बोल पा रहे हो? t वाली एक्सिस कौन सी है? हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस पर यदि मुझे 0 देखना है तो कहां देखूंगा? 0। इस पॉइंट पर ft की वैल्यू कितनी है? बोलो ना, क्या परेशानी है? ft की वैल्यू t इक्वल टू पाई बाय 2 पर ft की वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पर ft की वैल्यू कितनी है? 3 पाई बाय 2 पर और पाई पर कितनी है? पाई 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 पर 0। ठीक है, ध्यान रखो, यहां पर जैसे देखा जाए तो हमको यदि शेप से समझ में आ रहा है कि ये वेवफॉर्म इस 2 पाई के बाद एज इट इज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यस और नो? इसका मतलब जो t पर 0 की वैल्यू है वो उसमें 2 पाई के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। हाँ या ना? पाई पर भी तो सेम हो रही है, मतलब इधर 0 पर है और पाई पर भी सेम वैल्यू, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर एक पॉइंट के लिए सही नहीं हो पाया। देखना, t इक्वल टू 0, f ऑफ t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू पाई, f ऑफ t इक्वल टू 0, है ना? और मतलब 0 में यदि हम पाई ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, लेकिन यही चीज यहां पर नहीं हो पाती। इफ t इज इक्वल टू पाई बाय 2, f ऑफ t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो f ऑफ t इज इक्वल टू 5। इसमें यदि पाई ऐड करोगे, पाई बाय 2 प्लस पाई, मतलब कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 2।
और इस कंडीशन में एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना है -5, तो ये सेम नहीं है ना, तो इसलिए पाई पर हम इसको पीरियोडिक नहीं बताएंगे। लेकिन अब 2 पाई पर देखो, 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इफ t is equal to 2 pi, t is equal to 2 pi, then f of t is equal to also 0। और यहां से हर 2 पाई वैल्यू पर, मतलब चाहे आप यहां पर भी ऐड करो, इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो कितना आएगा। अब इस पाई बाय 2 के लिए चेक करके देखो, है ना, पाई बाय 2 के लिए चेक करके देखो कितना आ रहा है। इफ t is equal to पाई बाय 2 पर f of t is equal to 5, हाँ या ना, हाँ या ना, एग्री। अब 2 पाई की वैल्यू चेक करते हैं, ऐड करने पर 2 पाई ऐड करो कितना आएगा 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 आएगा। 5 पाई बाय 2 पर एफ ऑफ टी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है सेम वैल्यू, यस और नो। मतलब हम यदि किसी भी पॉइंट में 2 पाई को ऐड करें इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म के लिए, 2 पाई को ऐड करें तो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये वेवफॉर्म पीरियोडिक है फॉर द टाइम पीरियड 2 पाई। हम क्या लिखेंगे, इट इज पीरियोडिक फॉर टाइम पीरियड 2 पाई। ये वेवफॉर्म जो है 2 पाई के लिए पीरियोडिक है। अब किसी भी वेवफॉर्म का पीरियोडिक है या नहीं, इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हो, इसको सिंपली आप ऐसा बता सकते हो, इफ f of t plus t is equal to f of t, if f of t is equal to, if f of t is equal, f of t plus t is equal to f of t, मतलब टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम को ऐड करने पर वही पुरानी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, देन इट इज पीरियोडिक। और अपीरियोडिक कब होगा, इफ f of t plus t is not equal to f of t, is not equal to f of t, then it is called, अपीरियोडिक। ठीक है, अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये भी देखते हैं। इतना नोट करो पहले, ऑनलाइन वाले जल्दी से नोट करो, टाइम खत्म हो जाए तो रिजॉइन कर लेना।